जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे गॉस प्रमेय। दोस्तों गॉस प्रमेय आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो अध्याय 1 चल रहा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका ये भाग 7 है जिसमें आपके लिए गॉस प्रमेय समझा रहे हैं। गॉस प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वार्षिक परीक्षा में इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गॉस प्रमेय को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, कहा जाएगा गॉस प्रमेय लिखिए और उसका जो नियम है उसका सत्यापन कीजिए या गॉस प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब आप गॉस प्रमेय की उत्पत्ति करें उससे पहले आप हेडिंग डालिएगा गॉस प्रमेय और जो गॉस प्रमेय का नियम है उसको लिखिए जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा हुआ है गॉस प्रमेय, ठीक है ना। और गॉस प्रमेय के बाद हमने लिखा है इस प्रमेय के अनुसार, है ना, इस प्रमेय के अनुसार। अब ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ध्यान से समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, क्या, कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, मतलब जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है दोस्तों, ये गॉस प्रमेय का नियम है। ध्यान से समझिएगा हमने क्या क्या कहा। इसमें आपको 3 मुख्य बातें याद रखना है कि गॉस प्रमेय हमेशा किस पे लागू होती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है बंद पृष्ठ पर। इसकी मदद से आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना है, इसमें काय से संबंधित है, ये विद्युत फ्लक्स से। बहुत अच्छे से हमने समझाया है विद्युत फ्लक्स इसके पहले वीडियो में, ठीक है ना। और दूसरा है आपका आवेश का, ठीक है ना। तो मतलब एक बंद पृष्ठ रहेगा और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, और उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा उसका ये 1/ε गुना होगा। 1/ε0 गुना कौन होगा दोस्तों, 1/ε0 गुना होगा विद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों। 1/ε0 गुना कौन होगा, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये 3 मुख्य बातें आप याद रखिएगा गॉस प्रमेय, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा गॉस प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है दोस्तों। ये गॉस प्रमेय का नियम है, इसको आपको बिल्कुल सेम लिखना है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि ये नियम है, ठीक है ना दोस्तों। नियम और सिद्धांत में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और जैसा है बिल्कुल वैसा ही हमें याद करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे आपके लिए इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे आपके लिए समझाते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं इसकी गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, ठीक है ना। तो गॉस प्रमेय की उत्पत्ति के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होती है एक डायग्राम यानी कि चित्र की, ठीक है ना। तो चित्र देखिए दोस्तों किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे हमने बनाया है। इसको माना है कि माना एस कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। गॉस प्रमेय किस पर लागू होती है, बंद पृष्ठ पर। तो हमने मान लिया है कि माना एस कोई बंद पृष्ठ है जहाँ पर एक +q आवेश वाला कोई बिंदु O है, ठीक है ना। उसके अंदर है ना +q आवेश है का एक बिंदु O है और बिंदु O से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमने यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों, ये बिंदु हमने एक P लिया है, ठीक है ना। और P से हमने एक लिख दिया है कि जब हम P के अनुदेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये E बना दिया है। और यहाँ पे एक अल्प पृष्ठ लिया है डेल S, है ना, अल्प क्षेत्र क्या लिया है, डेल एस। तो डेल एस या डी एस ले सकते, तो यहाँ पे हमने डी एस लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा सूक्ष्म क्षेत्र जो डी एस है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसके मध्य का कोण क्या है, थीटा है। ये आपका इतना चित्र हो गया दोस्तों। और माना भी बता दिया है, यदि आप पे अभी भी माना लिखते ना बने तो देखिएगा हमने यहाँ पे माना लिख दिया है कि माना कि यह कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर
प्लस क्यू आवेश का कोई बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और सूक्ष्म क्षेत्र ds है तो, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इतने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि OP के अनुदिश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमने समझाया था ना दोस्तों, जब आपके लिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक बताया था, तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है, ठीक है। यदि आप उनको समझते हैं तो ये आराम से आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखोगे आगे आप, सूक्ष्म क्षेत्र ds है तो, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना दोस्तों। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये किसके अनुदिश निकाल रहे हैं हम दोस्तों, तो यहाँ पे आप कोष्टक में लिख दीजिएगा OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, ठीक है ना दोस्तों। किसके अनुदिश निकाल रहे हैं हम, OP के अनुदिश निकाल रहे हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल हमने एक फार्मूला बताया था आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र को तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है ना। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होगी आपकी E बराबर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको यही फार्मूला यहाँ पे उतार देना है, क्योंकि दूरी R है ना, और आवेश Q है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उतार दीजिएगा, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है अब, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, अब हमने प्रमेय में पढ़ा था कुल विद्युत फ्लक्स, तो आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले सूक्ष्म क्षेत्र के लिए निकालोगे, फिर संपूर्ण क्षेत्र के लिए निकालोगे, है ना। तो लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्र ds के लिए, है ना, सूक्ष्म क्षेत्र जो ds है उसके लिए हम निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना दोस्तों। क्या निकालेंगे हम, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसा लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, विद्युत, देखिएगा सूक्ष्म जो क्षेत्र है ds, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताना है, और विद्युत फ्लक्स का हमने फार्मूला क्या बताया था, E इंटू ds कॉस थीटा बताया था ना, E इंटू ds कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जो नियम यहाँ पे लगा रहे हैं उसी के अनुसार चलना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, d फाई, है ना, d फाई E बराबर, ठीक है ना, और इसको हमने क्या बताया था, सूत्र बताया था E इंटू ds कॉस थीटा, E इंटू ds कॉस थीटा। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो ये आपने सदिश पढ़ा होगा क्लास 11th फिजिक्स में, है ना, सदिश विश्लेषण वाला जो आपका चैप्टर था, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। वो फार्मूला क्या था कि a वेक्टर इंटू बी वेक्टर यदि हम कर दें तो ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा, है ना, क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब सदिशों को जो हम सदिश गुणनफल करते हैं ना, तो जब अपना क्या हो जाता है, कॉस थीटा वाला लग जाता है, ठीक है, तो a इंटू बी कॉस थीटा हो जाता है। तो उसी फार्मूले से हमने यहाँ पे आपके लिए बता दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं हम, इतना हो गया। इसको हम एक चीज़ रखिएगा, इसको आप समीकरण 2 मान के चलिए, ठीक है ना। कितना मान के चलोगे, समीकरण 2 मान के चलोगे। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से
ई का मान रखने पर। बिल्कुल सरल स्टेप है गॉस प्रमेय का, ध्यान से समझिए। बस ये दो स्टेप आपको लगाना है। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, उसके बाद सूक्ष्म क्षेत्र डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, ये फार्मूला लगाइए। उसके बाद दोस्तों समीकरण 2 में समीकरण 1 से ई का मान रख दीजिए। तो ई का मान क्या है आपका 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो देखिएगा डी फाई को तो क्या हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है, ये तो सेम रहेगा। ई का मान रख लेंगे, ई का मान क्या है भाई 1/4πε0 इंटू Q/r² है ना, इंटू अब क्या है आपका ds है, क्या है आपका cos थीटा है, ठीक है ना दोस्तों। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए, ठीक है ना, इतना हो गया। बस इसके बाद आपको बिल्कुल सरल है। अब आपने क्या किया अभी तक क्या किया, अभी तक आपने अल्प पृष्ठ के लिए निकाला था, सूक्ष्म क्षेत्र के लिए, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल दीजिए बस। तो क्या लिखोगे आप संपूर्ण पृष्ठ जो आपके लिए निकालना है, आगे देखिए समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसानी से समझना है। आपने अभी सूक्ष्म क्षेत्र है डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला था, अब आपको किस टाइप से निकालना है देखिए, आप लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है ना दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम आपके लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा आपको करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, आपने एक नियम देखा होगा कि जब भी हम कुल निकालते या संपूर्ण निकालते हैं तो उसके लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका समीकरण 3 है इसके दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, जो आपका ये समीकरण 3 बन गया ना यहाँ पे, ये इसके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो देखिए किस टाइप से हम समाकलन कर रहे हैं, इसका ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, जो आपका डी फाई था है ना, तो इसका भी समाकलन होगा। तो ऐसा लिखेंगे हम समाकलन, ठीक है ना, किसका लिखेंगे हम डी फाई ई बराबर, इसका भी समाकलन कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ समाकलन करना है। तो 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है ना। उसके बाद क्या है ds cos थीटा, क्या है दोस्तों ds cos थीटा। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन से, ठीक है ना, दोनों तरफ समाकलन से आपका स्टेप आ गया। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेप बता रहे हैं सभी, ठीक है, इसके थोड़े से स्टेप रह गए हैं बस, और आपकी गॉस प्रमेय लगभग कंप्लीट हो रही है। बस स्टेप ध्यान समझिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किया हमने अभी तक, केवल आपके लिए पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाया, तो सूक्ष्म क्षेत्र के कारण हमने क्या निकाला विद्युत फ्लक्स निकाला। अब संपूर्ण के लिए निकालना है, ठीक है, और इसमें जो दो समीकरण था एक से मान रख के, ठीक है, ये हमने यहाँ पे समीकरण 3 बनाया और उसके बाद इसका दोनों तरफ समाकलन कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आगे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप क्या कीजिए, इसका पहले तो इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो चित्र है ना इसको हम मिटाने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से इसके स्टेप हम समझा सकें। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझिएगा स्टेप किस तरीके से करना है। देखिए समाकलन का नियम ध्यान से लगाना, ठीक है। समाकलन क्या है तभी बन पाता है जब आपके लिए उसके फार्मूला याद हो, है ना। तो यहाँ पे फार्मूला केवल 2 फार्मूले लगना है, उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस स्टेप को ध्यान से, जो समाकलन डी फाई ई है ना, इसका समाकलन हो जाएगा क्या केवल फाई ई, बात को ध्यान से समझना जो हम बता रहे हैं आपके लिए। इसका समाकलन क्या हो जाएगा केवल डी फाई ई का केवल फाई ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो डी फाई ई का समाकलन करोगे ना आप, तो केवल क्या कर दीजिएगा फाई ई कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या कर दिया आपने फाई ई कर दिया। अच्छा अब उस साइड का समाकलन क्या होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्या कीजिए,
इतना क्या है, एक ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नेतांक का मान है ना, एक है ना के नेतांक का। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ले ले कॉमन। देखो क्या कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेंगे यहाँ पे q है ना, q एकम q और 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, तो इसको हम ले रहे हैं कॉमन। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे हमने q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको ले लिया कॉमन, और अंदर समाकलन में क्या बचा आपका, ध्यान से समझिएगा, ds cos थीटा बचा और अपॉन आर स्क्वायर बचा, है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए ds cos थीटा बचा और ये अपॉन आर स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप ध्यान से समझिएगा। अब ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या कहलाता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा बताया था क्या कहलाता है, घनकोण कहलाता है। तो यहाँ पर हम इतने की जगह क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझते जाइएगा। स्टेप डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, है ना, और ये समाकलन का चिन्ह, और इतने की जगह आ जाएगा आपका डी ओमेगा। ठीक है ना, क्या आ गया, डी ओमेगा। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आगे डी फाई ई की जगह तो अपने सब कुछ फाई ई हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसका समाकलन क्या होता है, डी ओमेगा का। डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, बताया था ना, घनकोण का मान 4 पाई होता है। तो इस डी ओमेगा का समाकलन क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। चाहे तो आप चूंकि में बगल में ऐसा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा कि चूंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 4 पाई। तो देखिएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, है ना, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपका ये बच जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, और यही क्या है आपका गॉस नियम है, यही गॉस नियम है। अच्छा देखिएगा दोस्तों, हमने जो आपकी प्रमेय पढ़ के बताई थी उसका भी सार यही था, है ना, उसका भी यही मतलब था कि यदि कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना, तो वह किसके 1 एप्सिलॉन 0 गुना होगा, जो उसके अंदर उपस्थित आवेश है। तो आवेश माने क्यू में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐसा कर दिया कि क्यू अपॉन 1 एप्सिलॉन 0। तो क्यू एकम क्या हो गया, क्यू, और एप्सिलॉन 0 क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। तो बात तो वही है ना, यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है ना, तो आवेश का क्या हो गया, 1 एप्सिलॉन 0 गुना हो गया ना। तो यही क्या है आपका गॉस नियम है। काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण प्रमेय है दोस्तों। इसको यदि एक बार समझ में नहीं आई तो इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार 60वें स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 3 स्टेप हैं इसके मुख्य। सबसे पहले आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया था हमने कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो सूक्ष्म क्षेत्र ds है इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कोस थीटा। ठीक है ना, इस फार्मूले को आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, जो समीकरण 2 है ना, इसमें ये ई है, ये समीकरण 1 से इसमें ई का मान रख दीजिए। ठीक है ना, तो फिर जहाँ का तहाँ लिखिए डी फाई ई बराबर ई का आपने ये पूरा यहाँ पे उठा के मान रख दिया, और ये जहाँ का तहाँ लिख दिया डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा। इसको आप समीकरण 3 मानिए। ये हो गया ताल पृष्ठ के लिए। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ कुल पृष्ठ के लिए। तो जो समीकरण ये आपका ये बना था ना, ये 3, इसका आपको दोनों तरफ समाकलन करना है बस। तो आपने समाकलन का यहाँ पे चिन्ह लगाया, देखो ये हमने समाकलन का चिन्ह लगाया। उसके बाद क्या कहा, फिर उसके बाद हमने दोस्तों ये जो कांस्टेंट था इतने को हमने ये बाहर लिया और डी एस कोस थीटा अपन आर स्क्वायर बचाया। ठीक है ना, और इसका समाकलन ध्यान रखिएगा, डी फाई का समाकलन होता है फाई अकेला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मान लेने के बाद ये डी एस कोस थीटा अपन आर स्क्वायर कहलाता है डी ओमेगा। याद रखिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि डी एस कोस थीटा अपन आर स्क्वायर की जगह होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। ठीक है ना, डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है
4 पाई, फिर ये 4 पाई से 4 पाई आप काट दीजिए तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 गुना देगा, और यही क्या है आपका गॉस का नियम है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।